समीकरण देखेंगे पिछले 10-11 सालों का, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यहां आरजेडी के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव लड़े, 2015 के तक आपने उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं दी, क्योंकि तो ऐसे कई सारे इशू हैं जहाँ पर लगातार ये बात कही जाती है कि जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, जो सिलेक्टिव जो चीज़ें हैं वो करती हुई ईडी नजर आती है। तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई सिर्फ विपक्षी दलों में ही सारी खामियां हैं? अगर 10 फरवरी को नीतीश कुमार यहाँ पर बहुमत दिखाने में फेल होते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पर तेजस। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से अलग थलग होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर बिहार में बड़ा तख्ता पलट होता हुआ देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी ईडी के एक्शन के बाद अब एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन यहां पर शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी किसी के साथ भी सीटों का बंटवारा नहीं करेगी। अब सवाल यह है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले खत्म कर दिया जाए? क्योंकि ये कहना है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। दरअसल तेजस्वी यादव खुद ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि क्या वाकई में जानबूझकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार अब इंडिया गठबंधन को तोड़ने की ये पूरी साजिश करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पर अमन जी हैं और उनसे इस चीज को जानेंगे कि अमन जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर रही है, किस तरीके से न केवल जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर बगावत भी की जा रही है, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, यहाँ पर खरीद फरोख्त की जा रही है, नेताओं को कहीं ना कहीं खरीदा जा रहा है, चाहे दिल्ली में देखा गया हो या फिर झारखंड में देखा गया हो या फिर बिहार में देखा गया हो। क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो कुछ भी इंडिया गठबंधन में इस वक्त चल रहा है उसके लिए एनडीए जिम्मेदार है? देखिए, बिल्कुल, और लगातार सिर्फ झारखंड की बात नहीं, अगर आप देखें प्रज्ञा जी, तो दिल्ली की आप बात कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ 5वां समन भी जारी हो गया। इसके अलावा बिहार में आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर जो लालू यादव हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटी हैं, उनके खिलाफ भी लगातार ईडी जो है जाँच कर रही है, छापेमारी हो रही है। बंगाल में आप देख रहे हैं, यानी जो भाजपाई जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर लगातार ईडी, सीबीआई और जो भी सरकारी एजेंसी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। लेकिन यही जब बात जो है मध्य प्रदेश की हो या जो बीजेपी शासित राज्यों की हो, तो वहाँ पर ईडी कहीं नज़र नहीं आती। इसी बात को लेकर हर कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि भाई क्या बीजेपी ही एक तरीके से ईडी को चला रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब ईडी के समन का जवाब केजरीवाल ने कह सकते हैं लिखित चिट्ठी में दिया और पेश नहीं हुए, तब बीजेपी ने ये कहा था कि उनको गिरफ्तारी से डर लग रहा है। और ये बात जो है केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा था कि भाई बीजेपी को कैसे पता कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ। तो कहने का मतलब यही था उनका कि जिस तरह से जो एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही हैं और जो भी दल स्ट्रांग होकर उभरता है उसके खिलाफ लगातार जो है जो ईडी है वो शिकंजा कसती हुई नजर आती है। और यही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो ईडी की कार्रवाई भी लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसा हमने देखा कि जैसे ही नीतीश के साथ में आरजेडी का गठबंधन खत्म होता है उसके अगले ही दिन लालू, उसके बाद तेजस्वी से पूछताछ शुरू हो जाती है। अब झारखंड में हमने देखा कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री उनको पकड़ लिया जाता है और उनको इस्तीफा देना पड़ता है। पहले कहा जा रहा था कि वो जो है कह सकते हैं कि राज्य से छोड़कर भाग गए हैं, भगोड़े हैं और तमाम तरह की बातें उनको लेकर कही जाती हैं। तो एक तरफा जो कार्रवाई लगती है उसको लेकर हर कोई ये कहता है कि क्या सारे अपराध जो हैं वो सिर्फ विपक्षी नेताओं ने ही किए हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सब ठीक हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर कभी कोई सुनवाई नहीं होती, कभी कोई बात नहीं होती। जैसा हमने देखा कि मध्य प्रदेश चुनाव में जिस तरह से जो नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी बेटे के ऊपर किस तरह का बड़ा आरोप था, लेकिन अभी तक आपने उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं दी। क्योंकि ऐसे कई सारे इशू हैं जहाँ पर लगातार ये बात कही जाती है कि जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, जो सिलेक्टिव जो चीज़ें हैं वो करती हुई ईडी नज़र आती है। तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई सिर्फ विपक्षी दलों में ही सारी खामियां हैं और सत्ता पक्ष बिल्कुल क्लीन है? और जिस तरह से कई लोग कहते हुए हैं कि बीजेपी ने खुद को वॉशिंग मशीन की तरह ढाल लिया कि जो उनके साथ शामिल हो जाता है उसके खिलाफ जो ईडी जांच बंद हो जाती है। अच्छा अमन जी, देखिए, जहां एक और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने 5वां समन जारी कर दिया है। तो क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ये देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो अब तक ईडी को चुनौती दे रहे थे, शायद वो पूछताछ में सहयोग करते हुए नजर आए? क्योंकि मन में एक डर जरूर बैठ गया होगा कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते तो वो भी गिरफ्तार यहाँ पर हो जाएंगे, या
फिर पांचवें समन को भी वो इसी तरह से ठुकराते हुए नजर आएंगे? समन बिल्कुल ठुकराते हुए नजर आएंगे, वो एक उनका हो सकता है, लेकिन आखिर में आपको पेश तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ईडी ने अगर उनको बुलाया है, जो सवाल ईडी करना चाहती है, जिन मुद्दों पे बात करना चाहती है, जाहिर बात है उन पे बात तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, हेमंत सोरेन ने 10 समन का जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिरकार उनको ईडी के सामने पेश होना ही पड़ा, चाहे ईडी उनके घर पे आई या कुछ भी रहा, लेकिन आपको जाना पड़ा और बात करनी पड़ी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी आने वाले दिनों में ज़रूर बात करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा हुआ जैसा आप कह भी रहे हैं कि हेमंत की तर्ज पर उनको भी गिरफ्तार किया गया, तो वाकई उनके लिए बहुत नुकसान की बात होगी। इससे पहले ये है कि पहले अगर पेश हो जाते हैं तो संभावना रहेगी कि जो है जेल से बाहर भी आ सकते हैं, या जो सबूत के ऊपर बात हो सकती है, तमाम दस्तावेजों के ऊपर बात हो सकती है, तथ्यों के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन इस तरह से अगर आंख मिचौली करेंगे तो लोकसभा के नज़दीक जाकर वो पकड़े जाते हैं, तो इससे उनकी पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वाकई में देखिए, जहां एक और विपक्ष जांच एजेंसियों के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, यहाँ पर इंडिया गठबंधन में रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि तेजस्वी यादव का कहना रहता है कि खेल अभी बाकी है। तो क्या वाकई में अब इंडिया गठबंधन मिलकर न केवल अब बीजेपी बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी यहां पर सियासी जो जंग है उसे छेड़ता हुआ नजर आ रहा है? यहां पर मेरे साथ आकाश है, माफ कीजिए, यहां पर अक्षय हैं, और उनसे इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहां पर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए खेल अभी बाकी है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता नीतीश साथ रहे या ना रहे, इंडिया गठबंधन का जो संकल्प है उसे पूरी तरह से वो पूरा करेंगे। कितनी सच्चाई लग रही है इन दावों में? देखिए, अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से यहाँ लगता है कि नीतीश कुमार या कहीं की जेडीयू अलग हुए हैं, उसके बाद वाकई में इंडिया गठबंधन पर कुछ हद तक तो फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर यही मुझे लगता है कि चुनौती भी है, चाहे राहुल गांधी की बात हो, चाहे तेजस्वी यादव की बात हो, कि अब नीतीश कुमार से अलग हटके नीतीश कुमार के खिलाफ भी अब जंग लड़नी है, साथ ही साथ बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ भी जंग लड़नी है, जिसके लिए मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था। अब देखिए, यहाँ नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन छोड़कर वापस एनडीए गठबंधन में गए हैं, इसकी प्रमुख वजह लोकसभा चुनाव मानी जा रही है। आप पूरा अगर समीकरण देखेंगे पिछले 10-11 सालों का, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यहां आरजेडी के साथ 2014 के लोकसभा चुनाव लड़े, 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार के लड़े, तो विधानसभा में उन्हें आरजेडी के साथ फायदा हुआ और लोकसभा में बीजेपी के साथ फायदा हुआ। जबकि 2014 में वे आरजेडी के साथ थे, जहां उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वहीं 2015 के विधानसभा चुनावों में वे उसी आरजेडी के साथ थे जहां उन्हें फायदा हुआ। अब ये फायदा नुकसान कैसे, अब आप फिर 2019 में आएंगे तो 2019 तक नीतीश कुमार यहां एनडीए गठबंधन में आ चुके थे, और 2019 के लोकसभा चुनावों में वहां उन्हें 14 की तुलना में काफी फायदा हुआ। वहीं उन्हें विधानसभा में काफी कम सीटें मिली। 2015 में नीतीश कुमार 71 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, जो 2020 में महज 43 पर सिमट गई। यानी कि लोकसभा चुनावों को मुख्य रूप से यहां माना जा रहा है कि उनको देखते हुए नीतीश वापसी एनडीए गठबंधन में आए हैं, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं और जो पूरी स्थिति बन रही है, उसके आधार पर लगता है कि विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश एक बार फिर से बाजी पलट सकते हैं। वाकई में, और कहीं ना कहीं इसीलिए देखा भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार को लेकर के कोई बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना जरूर है कि अभी खेल बाकी है। तो खेल बाकी का मतलब आखिरकार यहाँ पर क्या लगाया जाए? क्या वाकई में तेजस्वी यादव अब इस नई सरकार को गिराने के लिए कोई बड़ी तैयारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं? नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, तेजस्वी यादव का ये कहना कि खेल अभी बाकी है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या अभी भी नीतीश को एक बड़ा झटका जो है वो दे सकती है आरजेडी? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खेल बाकी है, क्योंकि अभी 10 फरवरी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। उसमें ये दिखाना होगा कि क्या वाकई आपके पास जो बहुमत आप साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास 128 विधायक हैं, तो क्या वो आपके समर्थन में है या वो आपके खिलाफ भी उतर सकते हैं? तो ऐसे में विधानसभा में ये सारी प्रक्रिया होती हुई नजर आई। अगर 10 फरवरी को नीतीश कुमार यहाँ पर बहुमत दिखाने में फेल होते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के पास अभी भी मौका है, वो बाजी मार सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो यहाँ पर तमाम और पार्टियों को मिलाकर कम से कम 115 विधायकों का समर्थन उनके पास है। यहाँ पर नीतीश कुमार के पास 128 समर्थन यहाँ पर नजर आते हैं। नाज़मीन, रोकना चाहूंगी, ये भी कहा जा रहा है कि जब से ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ा है, तब से वो लगातार संपर्क कर रहे हैं जेडीयू के विधायकों के साथ, बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना समर्थन आरजेडी को दे दे, यानी कि
कि तेजस्वी यादव को लगभग 12 से 13 विधायकों को लेकर लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि वो ललन सिंह के साथ संपर्क में हैं और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ये 12 विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ ही कोई बड़ा खेल कर दें। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि इसी आधार पर तेजस्वी यादव ने ये इतनी बड़ी बात जो है वो नीतीश कुमार को लेकर कही है? देखिए, यहाँ पर बात करें कि तेजस्वी यादव को समर्थन यहाँ पर लल्लन सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। जब अध्यक्ष पद छोड़ा था, जब ये ज़रूर कहा जा रहा था कि आरजेडी के संपर्क में है, वो भी खफा हैं क्योंकि नीतीश कुमार उनको कोई बड़ा पद यहाँ पर सौंपते हुए नजर नहीं आ रहे हैं या बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपते हुए नजर नहीं आ रहे। बीते दिन जैसे ही लल्लन सिंह का बयान सामने आता है, वो ये जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार से ना वो अलग हटे हैं और ना ही नीतीश कुमार के खिलाफ वो उतरते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। ऐसी बातें लल्लन सिंह के द्वारा की जाती है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर लल्लन सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का कद बिहार में और भी ज्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि उनको नाज़मीन यहाँ पर हमेशा देखा गया कि नीतीश कुमार भी अब से लगभग 15 से 20 दिन पहले कुछ और बयान दे रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन आज वही बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि विकास होगा, डबल इंजन की सरकार आ गई है। तो ललन सिंह भले ही ये कह रहे हो, लेकिन 10 फरवरी में अभी वक्त है। तो क्या ऐसे में कोई, क्योंकि पलटू राम अगर नीतीश कुमार हो सकते हैं, तो क्या यहाँ पर ललन सिंह नहीं कर सकते ये चीज? बिल्कुल बखूबी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में आप देखिए कि हर पार्टी, हर नेता अपना फायदा देखता है। तो अब जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिल जाते हैं तो वहां उनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, उनको ही बोलते हुए नजर आएंगे। जब तक आरजेडी के साथ थे तो कहते कि महागठबंधन को कोई तोड़ ही नहीं सकता है, यहाँ पर हमारा मकसद प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। आज देखिए कि वही इंडिया गठबंधन को बोलते हुए नजर आते हैं कि यहाँ मुझसे कोई सलाह ही नहीं ली गई। इंडिया गठबंधन जो यहाँ पर नाम रखा गया इंडिया, वो उसके विरोध में नजर आ रहे थे। तमाम बातें नीतीश कुमार मीडिया के सामने कल करते हुए नजर आए, या कहें कि अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर आपने जो कहा कि बाजी पलटी जा सकती है, तो बिल्कुल जैसे मैंने भी पहले कहा कि 115 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव को है। यहाँ पर 8 से 10 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव को मिल जाता है तो यहाँ पर बाजी पलटी जा सकती है, लेकिन ये होना यहाँ पर मुमकिन नजर नहीं आता है। वाकई में देखिए, अब कयास जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं और इंतजार है 10 फरवरी का कि फ्लोर टेस्ट में आखिरकार कौन यहां पर बड़ा खेल करता हुआ नजर आएगा। नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम कहा जाता है, वाकई में वो एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए कि नीतीश की जरूरत नहीं है, तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत फ्लोर टेस्ट पर होती हुई नजर आएगी तेजस्वी यादव और आरजेडी के रूप में? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।